तो हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे। जैसे कुछ बच्चे डरते हैं केमिस्ट्री टफ है, समझ में नहीं आती है, तो हम लोग इसी केमिस्ट्री को लेकर के कुछ ऐसे टर्म्स की बात करेंगे जो हमारे बेसिक पॉइंट को मेंटेन करेगा। बेसिक पॉइंट का मतलब जिसे हमें 9th 10th 11th 12th सब में जानना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चे, हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक टर्म में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैटर क्या होता है, ध्यान समझेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं मैटर। मैटर से पहले केमिस्ट्री में हम लोग सुनते हैं एक वर्ड आता है एटम। क्या आता है? एटम। ध्यान समझे, एटम क्या है। एटम एक कोई नाम नहीं है, एटम एक अपनी खुद प्रॉपर्टी बता रहा है। एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल। इसका मतलब जैसे कोई पार्टिकल है या कोई मैटर है, उसको तोड़ते जाओ, मतलब कोई भी चीज, जैसे चौक आपने ले लिया, उसको तोड़ते जाओ, लास्ट में एक ऐसा कंडीशन आ जाए जहां पे ये बोल सको कि अब इससे छोटा ये नहीं टूटेगा। यानी किसी भी, ध्यान देना, किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसी को एटम बोला गया। और दूसरी चीज, एटम को यूज करने वाले, यानी एटम वर्ड को यूज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, यानी सबसे पहले एटम वर्ड का यूज जॉन डाल्टन ने किया। किसने किया? जॉन डाल्टन ने। कब किए थे? इन्होंने बात किया था 1808 में। किसने बात किया था? 1808 में। किसकी बात? एटम। अब ध्यान दें, मैंने तो बता दिया, अब दूसरी बात देखते हैं। एटम उस टाइम ये बताया गया था किसी भी मैटर का सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसी को बोला जाता है एटम। अगर उनके स्ट्रक्चर के बेस पे देखें, एटम का एक सेंटर होता है। इस सेंटर के चारों तरफ नंबर ऑफ सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक। ये मैंने पूरा एटम बनाया, ध्यान देना, ये क्या है? एटम के चारों तरफ सेल। इस एटम के सेंटर को नाम दिया गया है न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। यानी कि एटम का जो सेंटर है उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और बाहर जो सर्कल सा दिख रहा है इसको बोलेंगे सेल। ये इसका नाम होता है KLMN। ये नंबर ऑफ सेल है। क्या है? इनको बोलते हैं सेल। KLMN को क्या बोलेंगे? सेल, ठीक। दूसरी बात, ये जो एटम है इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, जो फंडामेंटल होते हैं, जो हर एक एटम में होते हैं, जिनका नाम बोला जाता है, जिसको हम लोग पहले का नाम क्या बोल देते हैं? पहले के बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। पहला फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। दूसरे को बोलते हैं प्रोटॉन और तीसरे को बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। ये एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, यानी एटम के अंदर ये 3 पार्टिकल होते हैं, ठीक। अब दूसरी बात करें, ये पार्टिकल्स एटम में रहते कहां हैं? अगर बात किया जाए ये पार्टिकल एटम में होता कहां है? ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के बाहर कहां होता है? सेल में होता है। कहां होता है? सेल। ये सेल बनाया गया है, ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। और बचे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को लिखेंगे P पॉजिटिव, न्यूट्रॉन को N0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन चार्ज लेस है, यानी जिनमें कोई चार्ज नहीं होता।
अब ध्यान दे, मैंने बोला क्या न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर इनको आगे कुछ समझे, यहां तक अगर समझ चुके हैं, मैंने क्या बोला, जो ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम है, बाहर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, अंदर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, अंदर जो होगा उसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरी बात ध्यान देना, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस के बाहर उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन होगा उसके बाहर उतना ही न्यूट्रॉन होगा। इसीलिए बोलते हैं एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एटम पे ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं आता है। दूसरी बात बच्चे, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है इनको बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं, जेड। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उन्हीं को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब अगर इसमें 10 प्रोटॉन होंगे तो एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, यानी प्रोटॉन के नंबर को ही क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। अगर इनके बारे में लिखना चाहे एटॉमिक नंबर, क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बोला मैंने, द नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उसी को बोलेंगे एटॉमिक नंबर, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, जेड है। दूसरी बात, किसी भी एटम का जो मास होता है एटम के सेंटर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये जो पूरा सेंटर है ये एटम के मास को डिसाइड कर रहा है। अगर हम ऐसा करें, सेंटर में जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनको आपस में ऐड कर दिया जाए, वो क्या आ जाएगा, एटम का मास, जिसको हम लोग बोलेंगे, जो एटम का मास होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे मास नंबर। क्या बोला जाएगा, मास नंबर, बोलेंगे मास नंबर, जिसको ए से लिखा जाता है। क्या हो जाएगा, द सम ऑफ, ध्यान देना, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में ऐड कर दिया जाए, निकल आया जाएगा मास नंबर, जिसको वैसे हम लोग बोल देते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब इनका रिप्रेजेंटेशन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस एन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होगा उसी को बोलेंगे मास नंबर। मैंने क्या बोला, जो Z होगा यानी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उसे एटॉमिक नंबर बोला जाएगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम कर दिया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, मास नंबर बोला जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, अभी मैंने बताया प्रोटॉन, आगे बताया प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है A इक्वल टू E प्लस एन। दूसरी बात, जो प्रोटॉन होता है उसी को क्या बोलते हैं, Z, मतलब एटॉमिक नंबर, ऐसे भी लिखा जा सकता है A इक्वल टू Z प्लस एन। यानी मैंने अभी बताया P किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है, और इसी P को क्या बोलते हैं, Z। ये तीनों आपस में बराबर होंगे जब एटम पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा, ना तो प्लस चार्ज होगा ना तो माइनस चार्ज होगा, तो उस एटम में जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे बाहर उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी बात, ये तो एटम की जानकारी मैंने बताया, एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। आगे बात करूं बच्चे, जैसे ये एटम है, ये एटम है, ये इनका रहा सेंटर, मैंने बता दिया डायरेक्ट, बाहर इलेक्ट्रॉन अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, जैसे ही एटम की जानकारी बनानी हो, एटम के बारे में जानना हो, जैसे ही बच्चे एटम के अंदर जाते हैं,
सबसे पहले मिलता है सेल। क्या मिलता है? सेल। सेल को हम लोग KLM और N से दिखाते हैं, यानी सेल में, एटम में सबसे बड़ा सेल होता है, ये उस सेल के नाम है। पहले में आता है 2 इलेक्ट्रॉन, 8 यानी 8, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 32। जैसे ही सेल के अंदर जाएंगे, यानी एटम में गए तो सेल मिला, सेल के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? सब सेल मिलेगा। दूसरे नंबर पे क्या मिलेगा बच्चे? दूसरे नंबर पे मिलेगा सब सेल। क्या मिलेगा? सब सेल। ठीक। सब सेल क्या होता है? सब सेल को हम लोग S, P, D और F से दिखाते हैं, यानी सेल के अंदर क्या होगा? सब सेल। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 एंड F में क्या होगा? 14। एटम में गए तो सेल मिला, सेल के अंदर क्या मिला? सब सेल। सब सेल के अंदर जाएंगे, ध्यान देना, सब सेल के अंदर जाएंगे ऑर्बिटल मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑर्बिटल। ध्यान देना, क्या मिलेगा? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। मतलब एटम में हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कुछ ही ऐसे प्लेस होंगे, और वो जो प्लेस होगा वो 3 डायमेंशनल होगा, यानी एक्स वाई जेड, ठीक ना, 3D स्पेस होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाएगा उसी का नाम बोलते हैं ऑर्बिटल बोलते हैं। ध्यान देना बच्चे, एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में होते हैं 7 ऑर्बिटल। ठीक। दूसरी बात, जब ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, जैसे S ऑर्बिटल बनाना है तो 1 बॉक्स बनाएंगे, अगर P बनाना है तो कितने बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स। D के ऑर्बिटल्स को बनाना है तो कितने बॉक्स बनेंगे? 5 बॉक्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 5। अगर F के ऑर्बिटल को बनाना है तो कितने बॉक्स बनाएंगे बच्चे? 7 बॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 2 7 बॉक्स। अब ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, 4th नंबर पे जाके मिलेगा इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझे, इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में, जैसे एक बॉक्स है उसी को ऑर्बिटल, ऐसा होता नहीं, हम पढ़ने के लिए ऐसा समझते हैं, एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जिसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, दूसरे का होगा नीचे की तरफ जिसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। क्लॉकवाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन से होता है, एटम में रोटेट करता है, एक कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होगा तो हम ऊपर की तरफ दिखाएंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नीचे की तरफ। जितने ऑर्बिटल्स, हर एक ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन जो होता है जिसको स्पिन बोलते हैं, अपोजिट। अपोजिट मतलब जैसे इस रखना हुआ ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये रहा हमारा जानकारी, यानी एटम के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, और सेंटर को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। अब जैसे एटम के अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले क्या मिला? सेल। सेल के अंदर मिला सब सेल, सब सेल के अंदर गए तो मिला ऑर्बिटल, लास्ट टर्म में क्या मिला? इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा केमिस्ट्री का बेसिक टर्म, जिसको केमिस्ट्री में जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसी के बेस पे हम आगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।